हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 से 1990, उसके अगला टॉपिक को कराने जा रहा हूं। इससे पिछली वीडियोस में मैं इसका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक करा चुका हूं। आज हम करेंगे इसका इंडस्ट्री वाला टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हुआ था, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी हुई थी 1950 से 1990 तक। Sustained GDP is possible only when epicenter lies in the industrial sector। किसी भी इकोनॉमी में लगातार जीडीपी का बढ़ना तभी पॉसिबल है यदि उसका मेन एपिक सेंटर, मेन पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। ठीक है जी। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं, रोजगार भी देती हैं, दैट आर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। सिंस द कॉलोनियल रूल हैड लेफ्ट बिहाइंड ए डिकेड इंडस्ट्री, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनी बना हुआ था इंडिया 1947 से पहले, उसमें हमें डिकेड मतलब नीचे गिरी हुई इकॉनमी मिली थी। किसकी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, बिसाइड अ ब्लीक एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी नामात्र ही थी। सो प्लानर्स अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसलिए प्लानर्स ने हाई प्रायोरिटी दी किसको? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। नीडेड अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को ज़रूरी समझा। रिक्वायरिंग ए मैसिव इन्वेस्टमेंट, जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, विच कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसमें ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? सिर्फ पब्लिक सेक्टर की पार्टिसिपेशन से ही, इन्वॉल्वमेंट से ही ये पॉसिबल हो सकता था। तो आगे हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या यूँ कह लीजिए कि फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार की या पब्लिक सेक्टर की क्यों ज़रूरत थी डायरेक्टली उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में शामिल होने की? ठीक है जी। इस along with the need to develop industry as epic center of growth, the planners and the politicians are realized that the process of industrialization couldn't be left to the market forces of supply and demand। हमारे देश के जो प्लानर्स या पॉलिटिशियंस थे, जो इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते थे, इंडस्ट्री को डेवलप करके एपिक सेंटर बना के उसको मेन फोकस रख के इंडस्ट्री को इकॉनमी में इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़्यादा रखना चाहते थे, पर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिना गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और ये हम सिर्फ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे इसको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हमारा देश उस वक्त एक गरीब देश था। तो फोर्सेस ऑफ सप्लाई डिमांड तो प्ले करती प्राइस का रोल, तो फिर वो हमारे लिए एक मुश्किल हो जाता, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती अगर वो प्राइवेटाइज होते तो। ठीक है जी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी थी। आल्सो आगे हम बात करेंगे, आल्सो इट कुडंट बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल। और ये सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी हम नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है जी, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते। सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल, इसलिए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, और हेयर गवर्नमेंट किस तरीके से ही पब्लिक सेक्टर के थ्रू, इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के वक्त लैक ऑफ कैपिटल थी, पूंजी नहीं थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड अ बिग पुश, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 में एक बड़ा पुश चाहिए था, इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया। ठीक है जी। द requirement of capital for the country's industrial growth was far beyond the capacity of the industrial houses। The requirement of the capital for the country's industrial growth was far beyond the कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज, क्योंकि आज़ादी के समय में सिर्फ दो मेजर प्लेयर थे जो इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश्ड थे, वो थे टाटा और बिरला। बट इन दो के सिर्फ के ऊपर ही हम सारी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सारे देश की ज़रूरत को पूरा कर सके। नो डाउट किसी भी एक या दो इंडस्ट्रीज पे या कंपनीज पे हम उसको नहीं छोड़ सकते थे इंडियन इकोनॉमी को। अकॉर्डिंगली इट बिकेम एसेंशियल फॉर द स्टेट टू अचीव ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि पब्लिक सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट हो। लो इंड्यूसमेंट टू ग्रोथ, मतलब उनको उस वक्त इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर,
उनको ज़्यादा इंड्यूसमेंट नहीं थी, उनको ज़्यादा कोई मोटिव नहीं था, प्रॉफिट तो कमाना उनका मेन मकसद था, लेकिन उन्हें लग नहीं रहा था कि इन्वेस्टमेंट करने से उनको कोई ज़्यादा फायदा होगा। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैग्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट का मतलब है उन्हें कोई इंकरेजमेंट नहीं थी कि वो क्यों इन्वेस्ट करें। इट वॉज ओइंग टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि साइज ऑफ मार्केट भी लिमिटेड था। ठीक है जी, लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट वाज ओइंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड बिकॉज देयर वाज लो डिमांड, एंड लेवल ऑफ डिमांड वाज लो बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम। और डिमांड क्यों लो थी? क्योंकि लेवल ऑफ इनकम लो था। तो इसको मैं नीचे वाले अपने इस पॉइंट से समझाता हूँ। ये इसको देखिए जरा एरो के साथ जो मैंने प्रोसेस बनाया, क्योंकि लो इनकम थी, लो इनकम की वजह से डिमांड लो थी, डिमांड लो होने की वजह से मार्केट का साइज लिमिटेड था, इसलिए वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे, उनको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिल रही थी इन्वेस्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पा रही थी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से, या यूं कह लीजिए कि कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इनकम भी कम हो रही थी, फिर वो विशियस सर्कल ये चल पड़ता। ठीक है जी, सो दस देयर वाज सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑपरेटिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये विशियस सर्कल चल रहा था, किसका? लो इनकम की वजह से लो डिमांड का, एंड लो डिमांड की वजह से लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट का, और उसकी वजह से लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, एंड लो इन्वेस्टमेंट एंड लो इनकम। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बिकॉज उस वक्त सोशल जस्टिस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश में गरीब भी बहुत ज़्यादा थी। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज एम्पली क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमी नीडेड टू बी गिवन ए सोशलिस्टिक पैटर्न। सरकार की ये बहुत बड़ी सोच थी कि आज़ादी के वक्त हमें सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाना है। अकॉर्डिंगली ग्रोथ विद सोशल जस्टिस वाज स्टार्टेड ऑन द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान, और ये मेन ऑब्जेक्टिव रहे 5 ईयर प्लान्स के भी। The government realized that this objective could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization। और गवर्नमेंट को ये पता था कि ये डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करके ही हो सकता है, गवर्नमेंट को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का थ्रू पब्लिक सेक्टर। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ये इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को समझते हैं। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, और वो गवर्नमेंट समझ रही थी कि इन्वेस्टमेंट हम ही कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं आना था, इसलिए इन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इनकरेज भी नहीं हो रहे थे, और ना ही वो सरकार उनको इनकरेज करना चाहती थी, क्योंकि सरकार को एम्प्लॉयमेंट भी देनी थी। rather than investment that maximizes profit, concentration of wealth was to be discouraged। और ऐसे इसलिए प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज किया गया, क्योंकि वो अगर आ भी जाते, अगर सरकार उनको कैपिटल दे भी देती, पैसा दे भी देती, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बजाय अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रायोरिटी देते। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि सारी वेल्थ एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाए, कुछ प्राइवेट हाथों में ही। एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज गिवन प्रायोरिटी, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी गई। अब हम आगे डिस्कस करेंगे IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अ डेक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ स्टेट। सरकार का क्या रोल था, लीडिंग रोल क्या था, क्या कहना चाहते थे सरकार? इट वाज क्लियर डेक्लेरेशन of the government on the leading role of the government in the process of industrialization. This resolution laid a roadmap of the second 5-year plans. Also, it was a milestone of achieving growth with social justice. Following are the principal points. ये जो अगले पॉइंट्स में बताने जा रहा हूँ, ये IPR 1956 के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या है? दोज विच वुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई, इस्टेब्लिश की गई, जो सिर्फ सरकार के नियंत्रण में या सरकार ही उसको चलाएगी थ्रू पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेज। वो कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी की, डिफेंस की एंड रेलवेज की। दूसरा, Those which could be established with the प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्वमेंट होंगे, बट प्राइवेट सेक्टर का रोल सेकेंडरी होगा, पब्लिक सेक्टर का रोल प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है, और ये इंडस्ट्रीज कौन सी थी? जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री। ठीक है जी, और उसके बाद और इसके अलावा जो पहले या दूसरे पॉइंट में कवर नहीं हो रही, बाकी सारी इंडस्ट्रीज किसके लिए छोड़ दी गई? लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी, उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी इस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। कि जो
प्राइवेट सेक्टर था वो इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, लेकिन उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है। यहाँ लाइसेंस का मतलब क्या है? लाइसेंस का मतलब है परमिशन, permission from the government. The basic idea of licensing policy was to encourage industry in the backward region. क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि लाइसेंस लेने का जो पर्पस इसलिए बनाया था, सरकार ये चाहती थी कि बैकवर्ड रीजन्स की भी डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि सारे कुछ प्रॉस्पेरस स्टेट्स में ही इंडस्ट्री लगा ले, जहां पे उनको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, वहां तो हर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, पर बैकवर्ड रीजन में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता था उस वक्त, और सरकार बैकवर्ड रीजन को भी डेवलप करना चाहती थी कंट्री के। दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, ताकि हर रीजन की, हर स्टेट की उतनी ही डेवलपमेंट या ग्रोथ हो। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल्सो, लाइसेंस आपको आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी चाहिए था, जो एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट यूनिट लगे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 यूनिट किसी चीज़ के प्रोड्यूस करते हो, तो आपको अगर 12,000 या 15,000 करने हैं, तब भी आपको सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती थी। ठीक है जी। दिस वॉज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेज, ताकि सारे रिसोर्सेज रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक ही इंडस्ट्री के पास ही जाके कंसंट्रेट ना हो जाए, वहीं ना रह जाए। सो द फोकस वॉज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट्स, और फोकस किस पे रखा गया? सोशल वेलफेयर पे, ना कि प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग पे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका अगला पॉइंट करते हैं, इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या थे। इंडस्ट्रियल कंसेशंस का मतलब है द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस का मतलब आप समझते हो, छूट दी गई उन्हें फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको कंसेशंस दी गई, लाइक टैक्स हॉलीडेज, लाइक सब्सिडाइज पावर सप्लाई। टैक्स हॉलीडे का मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, जब तक वो बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, 5 या 7 साल तक, तब तक उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था इंडस्ट्री का, लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। और अब इसके बाद मैं इंडस्ट्री को ही कंटिन्यू करते हुए आपको अगला टॉपिक इसी का ही कराऊंगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इक्विटी। पहले हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री को ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के फॉर्म में, जिसमें पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट थी। अब सरकार की दूसरी जिम्मेदारी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। वो क्यों? द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज 2 ब्रॉड डायमेंशन। पहला तो हमने पढ़ लिया ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और दूसरा ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट इक्विटी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पहले पढ़ा, वो किस लिए था? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए। ठीक है जी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट किया गया? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट इक्विटी, इक्वालिटी, समानता। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ है, विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग 1951 इट वॉज डिफाइंड एज वन whose investment didn't exceed 5 लाख। बिगिनिंग में 1951 में ये जो लिमिट थी फिक्स इन्वेस्टमेंट की, वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये कितनी हो गई है? जिसकी कैपिटल 10 करोड़ या सेल 50 करोड़ से तक है, उसको हम स्मॉल स्केल ही मानेंगे। ठीक है जी। 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं SSI के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, हाईलाइटिंग इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस। पहला पॉइंट है SSI इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव, वो लेबर इंटेंसिव है, वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैपिटल चाहिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर चाहिए। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is expected to use more labor than capital। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर ज्यादा चाहिए कैपिटल की बजाय। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड यूजेज मोर कैपिटल देन लेबर। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया अब आपको। एज वी इनहर्टेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज ए कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी, हमें अंग्रेजों से विरासत में ही हमें मिली थी एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी जिसमें कैपिटल की कमी थी एंड सरप्लस था लेबर बहुत ज्यादा थी। अकॉर्डिंगली आर प्लानर्स rightly thought of achieving full employment focusing on small scale industries। और उन्होंने फोकस किस पे किया? हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाले लोगों ने ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट, SSI shows लोकेशनल फैसिलिटीज।
flexibility, sorry, and is therefore equity oriented. Referring to inter-regional equity, large scale industry like Bhilai Steels and Rourkela Steels is often established close to the source of raw material. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो तो रॉ मटेरियल के जहां उनका सोर्सेज थे उसके पास ही स्टैब्लिश की गई, जैसे भिलाई स्टील एंड रूरकेला स्टील्स, क्योंकि वहां पे ही उनको रॉ स्टील मिल सकता है. दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज ह्यूज. जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है लार्ज स्केल की वो भी बहुत ज़्यादा है. इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाती है. इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंडस्ट्री वहाँ लगे जहाँ पे उसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है. बट ऑन द अदर हैंड एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. अब छोटी छोटी दुकानें, मतलब इंडस्ट्रीज, पैकिंग की इंडस्ट्री हो गई, मोमबत्ती का कारखाना हो गया, इवन नट बोल्ट्स बनाने का कारखाना हो गया, इसके लिए तो रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल भी है. कहीं भी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे आप ये फैक्ट्री लगा के काम को बढ़ा सकते हो. ये इंपॉर्टेंस है एसएसआई की. और 8-10 लोगों को रोजगार एक समय पे देना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है. एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी. यहां इक्विटी का मतलब है कैपिटल, ठीक है. एसएसआई नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल. उनको कम कैपिटल चाहिए स्मॉल स्केल को एज कंपेयर टू लार्ज स्केल. अकॉर्डिंगली इट डजंट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. और ये इकोनॉमिक पावर नहीं बनती, बिकॉज पैसा कभी भी एक ही इंडस्ट्री के पास इकट्ठा नहीं होता. ओके जी. रादर इट्स प्रमोट इक्वालिटी. समानता प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रमोट करता है समानता को सभी इकोनॉमिक सेक्शंस में, ओके, ऑफ द सोसाइटी. इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. और इक्विटी भी प्रमोट होती है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट के इन एसएसआई compared to large scale industry. Development of the small scale industry require government support as these industries cannot compete with the big industrial houses. As a result, production of number of goods was reserved for small scale industries based on the capabilities of these small scale industries to manufacture these goods. और इसलिए because ये equity और दूसरा इक्वालिटी और तीसरा एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है एसएसआई, एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ लिमिट कर दी कि ये चीज़ें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, ठीक है, वो उनके लिए रिजर्व कर दी गई कैटेगरी. दे वर ऑल्सो गिवन बेनिफिट्स ऑफ लोअर एक्साइज. उनको एक्साइज भी कम पे करना पड़ता था प्रोडक्शन में, एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द बैंक लोन्स. और बैंक लोन पे उनका इंटरेस्ट भी उनको कम मिलता था, देना पड़ता था, ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 3 का इंडस्ट्री वाला सेक्शन. मैं इसी के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं और वीडियो भी कंक्लूड करता हूं, ठीक है जी. अगली वीडियो में इसी चैप्टर का अगला पोर्शन ट्रेड करेंगे. ओके जी, डन.